आइए इस तफसीली जायजे में शुरुआत करते हैं और इस संगीन तरीन कायनाती राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर बेजान केमिस्ट्री ने जिंदा बायोलॉजी का रूप कैसे धार लिया। जरा सोच कर देखिए, हमारे वजूद के अंदर जो एटम्स हैं ना, वो अरबों साल पहले मरते हुए सितारों में बने थे और आज वो यहाँ मौजूद हैं। जिंदगी का आगाज वाकई इस कायनात का सबसे बड़ा और दिलचस्प राज है और आज हम इस सफर की गहराई में जाएंगे ताकि समझ सकें कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। अब इस तस्वीर को देखिए, ये 4 अरब साल पहले की इब्तिदाई ज़मीन है, हमारा असल क्राइम सीन। अगर सच पूछें तो ये एक इंतहाई खौफनाक और जहरीली जगह थी। आसमान नीला नहीं बल्कि नारंगी और भूरा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से भरा हुआ था। उस वक्त लेट हैवी बम्बार्डमेंट का दौर चल रहा था, जहां मुसलसल एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की ऐसी बारिश हो रही थी जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल है। यहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का एक जर्रा तक नहीं था, बिल्कुल एक बेजान जहन्नुम। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए और देखिए कि यह सफर अनगिनत जमानों में कैसे आगे बढ़ता है। एक पिघलते हुए पत्थर से अचानक बायोलॉजी का आगाज नमूदार होता है। महज चंद करोड़ सालों के अंदर जमीन एस्टेरॉइड्स के तबाहकुन हमलों से निकलकर पहले माइक्रोफॉसिल तक पहुंच गई। ये वक्त का एक ऐसा पैमाना है जो सच में अक्ल को दंग कर देता है। यहां हम आते हैं अपने पहले हिस्से पर, अज्जा की कायनाती तरसील। आखिर जमीन पर जिंदगी का ये सामान आया कहां से? ये पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। ये शानदार तरीके से वाज़े करता है कि इब्तिदाई ज़मीन पर होने वाली तबाहकुन एस्ट्रॉइड्स की बारिश दरअसल सिर्फ तबाही नहीं थी, बल्कि ये एक सीडिंग इवेंट था। खलाई चट्टानों जैसे मुर्शिसन मीटियोराइट और कॉमेट्स ने ज़मीन को अमाइनो एसिड्स का एक कायनाती तोहफा दिया। ये बुनियादी अज्जा किसी जानदार ने नहीं बनाए थे, बल्कि ये डीप स्पेस की गहराइयों में और कॉमेट्स की बर्फीली सतह पर कुदरती केमिस्ट्री के जरिए खुद बन रहे थे। यानी तबाही और जिंदगी का सामान दोनों एक ही वक्त में आसमान से नाजिल हो रहे थे। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि सिर्फ एमिनो एसिड्स का मिल जाना बिल्कुल लकड़ी, कीलों और ईंटों के ढेर जैसा है। इन कच्चे मवाद को एक जिंदा खलिए यानी सेल के घर में तब्दील होने के लिए बेपनाह अंदरूनी तरतीब की ज़रूरत होती है। सिर्फ ईंटों का ढेर खुद ब खुद एक महल नहीं बन जाता। ये हकीकत हमें एक गहरे और फलसफियाना तौर पर बेचैन कर देने वाले सवाल की तरफ ले जाती है। आखिर जिंदगी है क्या? हम अक्सर सोचते हैं कि हमें मालूम है जिंदगी क्या है, लेकिन अगर देखा जाए तो आग भी बढ़ती है, तवानाई इस्तेमाल करती है और फैल कर अपनी तादाद बढ़ाती है। फिर भी हम आग को जिंदा नहीं मानते, तो आखिर हम कहां से मान लें कि असल बायोलॉजी शुरू हो गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, केमिस्ट्री से बायोलॉजी तक का सफर। यहां हमें अपना सोचने का अंदाज थोड़ा बदलना होगा। जिंदगी और बेजान चीजों के दरमियान का सफर कोई अचानक जलने वाली चिंगारी या जादुई अमल नहीं था। यह दरअसल एक आहिस्ता मुसलसल केमिकल प्रोसेस था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश के कतरों से आहिस्ता आहिस्ता एक दरिया बनता है। कभी यह नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त किसी कतरे ने दरिया बनाया। जिंदगी भी अचानक वजूद में नहीं आई, बल्कि केमिस्ट्री रफ्ता रफ्ता बायोलॉजी में तब्दील होती चली गई। इब्तिदाई ज़मीन को अगर देखा जाए तो वो दरअसल सैयारवी सतह का एक अजीमुशान रिसर्च प्रोग्राम थी। अरबों तजर्बात एक ही वक्त में चल रहे थे, चाहे वो फिजा में बिजली चमकने वाला माहौल हो जैसा मिलर उरे नज़रिए में है, या समंदर की गहराई के अल्कलाइन वेंट्स हों, या फिर मिट्टी के क्रिस्टल्स। ज़मीन हर जगह मुख्तलिफ केमिकल रास्तों की तलाश में थी। मतलब कोई एक रास्ता नहीं था, बल्कि हज़ारों रास्ते एक साथ एक्सप्लोर हो रहे थे। MIT के फिजिसिस्ट जेरेमी इंग्लैंड इस बारे में क्या कहते हैं? वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जिंदगी दरअसल तवानाई और थर्मोडायनेमिक्स की एक लाजमियत है। उनका मानना है कि जब किसी मादे पर मुसलसल तवानाई पड़ती है, जैसे सूरज की रोशनी या समंदरी गर्मी, तो वो तवानाई को खारिज करने के लिए खुद को बेहतर अंदाज में तरतीब देने लगता है। जो मॉलिक्यूल्स तवानाई को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो बरकरार रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खुद की नकल बनाने लगते हैं। ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स का एक सीक्वेंस है। आइए अब सतह की बिजलियों से निकलकर समुंदर के घने अंधेरे में चलते हैं। तीसरा हिस्सा, समुंदर की गहराई का पंघोरा। यहां हैरानकुन बात यह है कि लॉस्ट सिटी के एल्कलाइन हाइड्रोकार्बन वेंट्स कुदरती तौर पर वही जरूरी प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा करते हैं जो जिंदगी के लिए लाजमी है। इंसानी जिस्म के अंदर हर खलिया प्रोटॉन्स को इस्तेमाल करके तवानाई बनाता है, और इब्तिदाई ज़मीन पर इन समंदरी वेंट्स ने इन्हीं सफ़ेद मिनरल मीनारों के अंदर प्रोटोलाइफ को मुफ्त में एक तवानाई फराम कर दी थी, वो भी बगैर किसी कॉम्प्लेक्स मशीनरी के, सिर्फ जियोलॉजी की मदद से। लेकिन बायोलॉजी यहाँ एक बहुत बड़ा उलझाव खड़ा कर देती है। ये बिल्कुल मुर्गी और अंडे वाला मसला है।
डीएनए को मालूमात पढ़ने और काम करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, और प्रोटीन्स बनने के लिए लाजमी है कि डीएनए उसे हिदायत दे। अच्छा, अब सोचिए, एक के बगैर दूसरा बन ही नहीं सकता, तो आखिर सबसे पहले कौन वजूद में आया? इस पैराडॉक्स का चमत्कारी हल सामने आता है हमारे अगले हिस्से में, आरएनए का नजरिया। खुलासा यह है कि आरएनए ही वो मास्टर की है। ये एक अकेला मॉलिक्यूल दोनों काम कर सकता था। ये डीएनए की तरह इन्फॉर्मेशन के आर्काइव के तौर पर भी काम कर सकता था और प्रोटीन्स की तरह केमिकल रिएक्शन को तेज करने वाले वर्कर के तौर पर भी। सोचिए जरा, किसी और पेचीदा बायोलॉजिकल मशीनरी के मोहताज हुए बगैर आरएनए ने इस पूरे सफर का आगाज अकेले ही कर दिया। इस बात का सबूत हमें 1967 में सॉल स्पीगलमैन के किए गए मशहूर मॉन्स्टर तजुर्बे से मिलता है। उन्होंने साबित किया कि मॉलिक्यूलर डार्विनिज्म यानी इर्तिका की मशीन मुकम्मल तौर पर सिर्फ केमिस्ट्री के जरिए भी चल सकती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आरएनए मॉलिक्यूल्स के दरमियान रॉ मटेरियल्स के लिए मुकाबला हुआ। सुस्त मॉलिक्यूल्स पीछे रह गए और तेज ताकतवर रेप्लिकेटर्स बच गए। ये बायोलॉजी आने से भी बहुत पहले वाला इर्तिका था। और फिर 2009 में जॉन सदरलैंड की तहकीक ने तो सब कुछ ही वाजे कर दिया। उन्होंने साबित किया कि जिंदगी के अज्जा जैसे आरएनए, अमीनो एसिड्स और खलिए के झिल्लियों यानी मेम्ब्रेन्स के लिपिड्स को अलग अलग बनकर एक दूसरे को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब एक ही कच्चे मवाद, बैरूनी रोशनी और वेट ड्राई साइकिल्स की मदद से एक ही वक्त में एक साथ बन गए। ये पूरे का पूरा एक आपस में जुड़ा हुआ केमिकल नेटवर्क था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी बात है जो सच में जहन को झंझोर कर रख देती है। कुदरती केमिस्ट्री हमेशा दाएं और बाएं यानी लेफ्ट और राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स बराबर मिकदार में बनाती है। फिर भी जमीन पर मौजूद हर जिंदा जानदार में सिर्फ बाएं रुख यानी लेफ्ट हैंडेड एमिनो एसिड्स ही क्यों होते हैं? ये एक ऐसा राज है जो आज के हर जिंदा जानदार को 4 अरब साल पहले किए गए एक वाहिद केमिकल इंतखाब से जोड़ देता है। चलिए अब इस पेचीदा केमिकल सफर को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। 5वां हिस्सा, पहले असल खलिए। नोबेल इनाम याफ्ता जैक सॉस्टैक ने यह दिखाया कि जब आरएनए जैसा जिनियाती मवाद किसी सादा फैटी एसिड के खोल में जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी अंदरूनी दबाव पैदा होता है, और ये प्रेशर मजीद लिपिड्स को अपनी तरफ खींचता है, जिससे खोल खुद ब खुद बड़ा होने लगता है। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल और सेल्यूलर कंटेनर एक दूसरे को फिजिकल तौर पर बड़ा होने में मदद कर रहे थे, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के जरिए। और आहिस्ता आहिस्ता इस सब से उभरता है लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। जिस वक्त तक लूका वजूद में आया वो कोई बेजान चीज़ नहीं बल्कि समंदरी वेंट्स में रहने वाला एक मुकम्मल जानदार था जिसके पास सैकड़ों जीन्स थे। ज़मीन का हर एक जानदार दरअसल उसी की नस्ल से है। लूका तक आते आते डेड केमिस्ट्री से लिविंग बायोलॉजी का सफ़र मुकम्मल हो चुका था। इस सारी गुफ्तगू से जो सबसे अहम बात समझ आती है वो ये कि ज़िंदगी का आगाज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये उन्हीं कवानीन का एक लाजमी नतीजा था। हमारे और आपके जिस्म के अंदर मौजूद हर एटम मिट्टी और आसमान के सितारों से लेकर इस लम्हे तक एक मुसलसल और ना टूटने वाले सफ़र पर है। ज़िंदगी इस कायनात का एक मुतवक्का अंजाम है। ये जानना कितना दिलचस्प है ना कि हर जिंदा जानदार महज एक लकी एक्सीडेंट नहीं है। ये दरअसल कायनात का खुद को पहचानने का एक जरिया है। इस सब का आगाज़ एक जहरीली ज़मीन पर गर्म और तारीक पानियों के दरमियान एक ऐसे बेजान मॉलिक्यूल से हुआ था जिसने बिल्कुल पहली बार अपनी नकल बनाना सीख ली थी। आखिर में मैं ये संगीन सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर जिंदगी, मादे, तवानाई और वक्त का इतना ही कुदरती नतीजा है और थर्मोडायनामिक्स उसे मजबूर करती है कि वो पनपे, तो क्या यह मुमकिन है कि बाकी कायनात पहले से ही एक हरा भरा कायनाती बाग बनी हुई हो? अगर जिंदगी की राह में रुकावटें इतनी ही कम हैं, तो ज़मीन की ये अजीम तारीख शायद एक लामहदूद कायनाती कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ज़रा सोचिएगा इस बारे में।